पूरी धरती पर अचानक समुद्र का जल स्तर बढ़ गया और ना जाने कहां से भयानक बाढ़ और सुनामी आने लगी। एक इतनी शक्तिशाली बाढ़ आई कि पहाड़ तक कांप उठे और पूरी दुनिया ने पानी की इस तबाही का कहर महसूस किया। लेकिन मैं इस पूरे समय इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। आखिरकार सिर्फ अलार्म की तेज आवाज ही मुझे जगा सकी। जागते ही मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सिर दर्द से पटने वाला हो और इसके लिए जिम्मेदार भी मैं खुद ही था। मैंने फिर वही गलती दोहरा दी थी, जबकि मैं खुद से कई बार वादा कर चुका था कि ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। चाहे कोई क्लाइंट कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, उसके साथ इतनी ज्यादा शराब पीने की कोई जरूरत नहीं होती। आखिर सबसे जरूरी बात डील हासिल करना होती है, ना कि ये साबित करना कि मैं कितनी शराब पी सकता हूँ। लेकिन अब उसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ रही थी, क्योंकि अगले दिन का हैंगओवर इतना भयानक था कि मेरा पूरा शरीर टूटता हुआ महसूस हो रहा था और सिर में ऐसा दर्द था मानो किसी ने अंदर लगातार हथौड़े चलाने शुरू कर दिए हो। मुझे ऐसी हालत में भी काम पर जाना था। मैं हमेशा की तरह अपने घर की चप्पल पहनने ही वाला था कि अचानक मेरे पैर गीली चप्पलों में जा घुसे और अगले ही कदम पर मैं सीधे पानी में पहुंच गया। ये देखकर मैं पूरी तरह चौंक गया। सबसे पहले मेरे दिमाग में यही ख्याल आया कि शायद कल रात नशे में मैंने कोई नल खुला छोड़ दिया होगा और उसी वजह से मेरा पूरा अपार्टमेंट पानी से भर गया होगा। लेकिन जब मैंने एक एक करके सभी नल और पाइप चेक किए तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था। अब मामला और भी अजीब हो गया, क्योंकि मैं सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता था और ऊपर कोई पड़ोसी था ही नहीं जो मेरे घर में पानी भर सकता। वैसे भी मेरे अपार्टमेंट में कोई खास कीमती सामान नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि फिलहाल घर को सूखने दूंगा और बाकी बातों का पता बाद में लगाऊंगा। मैं कमरे में धूप आने देने के लिए पर्दे खोलने गया, लेकिन जैसे ही मैंने बाहर देखा मैं वही का वही जम गया। खिड़की के बाहर हमेशा की तरह भीड़ भाड़ वाला शहर, भागते दौड़ते लोग और ट्रैफिक नहीं था। वहां सिर्फ पानी था, चारों तरफ अथाह समुद्री पानी। जहां तक नजर जाती थी बस लहरें ही लहरें दिखाई दे रही थी और उनकी सतह पर तरह तरह का मलबा तैर रहा था। मैं अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। ये आखिर कैसे संभव था? पानी के ऊपर सिर्फ शहर की सबसे ऊंची इमारतों की छतें दिखाई दे रही थीं। बाकी सब कुछ गहरे नीले समंदर में डूब चुका था। ये दृश्य इतना अविश्वसनीय था कि पहले तो मुझे लगा शायद कल रात की शराब का असर अभी तक बाकी है और मैं कोई भ्रम देख रहा हूँ। लेकिन चाहे मैं कितनी भी बार आंखें बंद करके खोलता, बाहर का नजारा बिल्कुल नहीं बदलता। तभी बिजली की तरह मेरे दिमाग में सच्चाई कौन ही। मैं डर के मारे खिड़की से पीछे कूद गया। ये ना कोई सपना था और ना ही कोई भ्रम, ये मेरी नई हकीकत थी। अब मुझे समझ आ गया कि मेरे अपार्टमेंट की पूरी फर्श पानी से क्यों भरी हुई थी। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, क्या मैं कल इतना ज्यादा नशे में था कि पूरे शहर के डूब जाने जैसी घटना भी मुझे पता नहीं चली? सबसे पहले मैंने दूसरे बचे हुए लोगों को खोजने का फैसला किया। शायद मेरे पड़ोसियों में से कोई अभी भी अपने अपार्टमेंट में हो और मुझे बता सके कि आखिर हुआ क्या था। मैं हॉलवे में पहली डोर के पास गया और जोर जोर से दस्तक देने लगा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैं लगातार आवाज देता रहा, तभी डोर अपने आप खुल गया, क्योंकि वो बंद ही नहीं था। अंदर कदम रखते ही मेरा सामना बिखरे हुए सामान और अव्यवस्था से हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वहां रहने वाले लोग बहुत जल्दबाजी में सामान समेट रहे थे और बीच में ही सब छोड़कर भाग गए हो। कमरे में कोई इंसान नहीं था, यहाँ तक कि वो कुत्ता भी गायब था जो हर रात भौंक भौंक कर जागा था, मेरी नींद खराब करता था। पूरा कमरा ऐसा लग रहा था मानो उसे बहुत समय पहले छोड़ दिया गया हो। फिर भी मुझे ये बात अजीब लगी कि हमारे शहर के इतिहास में पहली बार इतनी भयानक बाढ़ आई थी और सिर्फ एक रात में सब कुछ बदल गया था। कमरे में बिखरे सामान को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ही लोगों को खतरे की खबर मिली, वे अपनी जान बचाने के लिए तुरंत भाग निकले। अपना सामान तक पीछे छोड़ दिया और डोर बंद करने का समय भी नहीं मिला। और शायद पूरे बिल्डिंग में सिर्फ मैं ही बचा था, क्योंकि कल रात शराब पीकर बेहोशी जैसी नींद सोने की वजह से मुझे कुछ पता ही नहीं चला, जबकि बाकी सभी लोग किसी सुरक्षित जगह भाग चुके थे। लेकिन जब मैंने गौर से सोचा तो ये बात भी सही नहीं लगी। अगर वे सिर्फ कल ही गए थे तो यहाँ इतनी मोटी धूल की परत कैसे जम गई? खाना भी इतनी जल्दी खराब नहीं हो सकता था। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें यहाँ से गए कई हफ्ते हो चुके हो। सच कहूं तो ये मानना भी मुश्किल था कि इतनी बड़ी बाढ़ सिर्फ आधे दिन में पूरे शहर को निगल सकती है। मुझे उम्मीद थी कि शायद फोन काम कर जाए, लेकिन वहां कोई सिग्नल नहीं था। यहाँ तक कि इमरजेंसी सर्विसेज भी जवाब नहीं दे रही थी। पूरा मामला बेहद रहस्यमय था। क्या सचमुच इस जगह पर सिर्फ मैं ही बचा था? लेकिन चाहे जो भी हो, मैं हार मानने वाला नहीं था। मुझे अभी तक नहीं पता था कि आखिर हुआ क्या है। फिर भी
मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाला नहीं था। सबसे पहले मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था, लेकिन एलिवेटर बंद था और जब मैंने सीढ़ियों की तरफ देखा तो पता चला कि वे भी पूरी तरह पानी में डूबी हुई थी। पानी सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंच चुका था और उसे छूते ही उसकी बर्फ जैसी ठंडक मेरे पूर्ण शरीर में दौड़ गई। पहली नजर में वो पानी पूरी तरह शांत और बेजान लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने सावधानी से हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश की, मुझसे कुछ मीटर दूर पानी अचानक उबलने लगा। ये ऐसा नजारा था जिसकी मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। पानी की गहराई से एक काली परछाई धीरे धीरे ऊपर आने लगी और अगले ही पल एक इंसानी सिर पानी की सतह पर दिखाई दिया। मैं डर के मारे वही जम गया। वो एक मरी हुई औरत थी, लेकिन उसे देखते ही साफ पता चल गया कि उसके शरीर में कुछ बहुत गलत था। जैसे ही उसका मुंह पानी से बाहर निकला, वो अचानक खुल गया और उसके अंदर से एक नहीं बल्कि 4 लंबी जीव जैसी चीजें बाहर निकल आई। वे किसी अजीब लाल पौधे की पंखुड़ियों जैसी दिख रही थी। मैं भय से उसे घूरता रह गया। तभी उसका बाकी शरीर भी पानी के ऊपर आने लगा और मैंने देखा कि उसकी छाती से भी वैसी ही जीव जैसी चीजें बाहर निकल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भयानक परजीवी ने उसके शरीर को अपना घर बना लिया हो। तभी मुझे याद आया कि ये औरत उन लोगों में से थी जो 29वीं मंजिल पर रहते थे। उस लाश को देखकर मेरा शरीर सुन पड़ गया। आखिर मैं अभी तक इस तबाह दुनिया की ऐसी चीजों का आदी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मेरी नजरें उस शरीर से हट नहीं रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि वो कई दिनों तक पानी में डूबी रही थी और अब उसका शरीर फूल चुका था। उसके चेहरे और शरीर पर इंसानों जैसी कोई बात नहीं बची थी। तभी मेरी नजर उसकी बाहों पर गई और मैं और भी डर गया। उसके हाथों का मांस पूरी तरह नोचा जा चुका था। वहां सिर्फ हड्डियां बची थी। इसका मतलब साफ था कि पानी में कुछ ऐसा मौजूद था जिसने उसे खाया था। शायद बड़ी मछलियां या उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक कुछ। कोई ऐसी चीज जो इंसान नहीं थी। कोई गहरे पानी का राक्षस जो अंधेरे में छिपकर अपने शिकार का इंतजार करता हो। और तभी पानी की गहराई में कुछ हलचल हुई, जैसे अंधेरे के भीतर कुछ बड़ा जीव घूम रहा हो। ये देखकर मेरा शक और मजबूत हो गया। अब साफ था कि यहाँ से निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं था, कम से कम अभी तो नहीं। इसलिए सबसे पहले मुझे अपने जिंदा रहने की तैयारी करनी थी। मुझे खाने पीने का सामान इकट्ठा करना था, खासकर ऐसा खाना जो लंबे समय तक खराब ना हो। उसके बाद मुझे अपनी सुरक्षा के लिए कोई हथियार और जरूरी टूल्स ढूंढने थे। सूखे और साफ कपड़े भी चाहिए थे। साथ ही आग जलाने के साधनों का भी इंतजाम करना था। कुल मिलाकर मुझे खुद को ऐसे तैयार करना था जैसे मैं किसी सुनसान आइलैंड पर फंस गया हूं और मेरे पास सीमित रिसोर्सेज हैं। लेकिन सिर्फ जिंदा रहना ही मेरी सबसे बड़ी समस्या नहीं थी। असली सवाल यहाँ से निकलने का था। मेरे दिमाग में 2 प्लान आए। पहला ये कि मैं यही रुकूं, किसी तरह जिंदा रहूं और रेस्क्यू का इंतजार करो। मैं छत पर जाकर कुछ बेकार सामान जलाकर धुएं के जरिए सिग्नल भी दे सकता था। साथ ही पड़ोसियों के अपार्टमेंट भी खोज सकता था। शायद वहां कुछ उपयोगी सप्लाईज मिल जाएं। अगर किस्मत ने साथ दिया तो कोई मुझे ढूंढ लेगा और बचा लेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो धीरे धीरे सब कुछ पानी में डूब जाएगा और मैं भी किसी समुद्री जीव का खाना बन जाऊंगा। सच कहूं तो ये भविष्य ज्यादा भरोसेमंद नहीं लग रहा था, क्योंकि इसमें सब कुछ सिर्फ किस्मत पर निर्भर था। इसलिए मैं केवल इसी ऑप्शन पर भरोसा नहीं कर सकता था। दूसरा प्लान ज्यादा दिलचस्प था। मुझे किसी तरह एक बेड़ा बनाना था। यह भी बेहद खतरनाक और जोखिम भरा सफर होता, लेकिन आखिरी उम्मीद के तौर पर यह बुरा नहीं था। इसलिए मैंने फैसला किया कि जब मेरी लगभग 75% सप्लाईज खत्म हो जाएंगी, तब मैं ये बड़ा जोखिम उठाऊंगा और इस डूबी हुई दुनिया से बाहर निकलने की कोशिश करूंगा। बेड़े पर सवार होकर मदद की तलाश में निकलना मेरा दूसरा प्लान था, लेकिन उससे पहले मुझे पहला तरीका आजमाना ही था और उसके लिए छत पर आग जलाकर किसी रेस्क्यू टीम का ध्यान अपनी तरफ खींचना जरूरी था। इसलिए मैं छत की ओर जाने वाले कॉरिडोर में पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही मैं हैरानी से रुक गया। पानी के अंदर साफ साफ इंसानी पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। पहली नजर में ये देखकर मुझे खुशी होनी चाहिए थी, क्योंकि इसका मतलब था कि शायद मैं इस बिल्डिंग में अकेला नहीं था। लेकिन एक बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। जो भी यहाँ आया था वो डूबी हुई सीढ़ियों के रास्ते ऊपर पहुंचा था और फिर उसी अपार्टमेंट में गया था जहां मैं कुछ घंटे पहले गया था। सबसे बड़ा सवाल ये था कि कोई उस पानी से भरी सीढ़ी को पार करके यहाँ तक पहुंचा कैसे। मुझे तुरंत समझ आ गया कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले सबसे बुरे हालात के लिए तैयार होना पड़ेगा। इसलिए उस अजनबी का सामना करने से पहले मैं अपने कमरे में वापस गया और खुद को हथियारों से लैस किया। मेरे पास एक क्लासिक सर्वाइवर किट थी, एक भारी हथौड़ा और एक कसाई वाला बड़ा चाकू। इन दोनों हथियारों को हाथ में लेते ही
मेरा आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ गया। फिर मैं सावधानी से उस अपार्टमेंट के पास पहुंचा और आवाज लगाई कि क्या अंदर कोई जिंदा है। जवाब में कमरे के अंदर से पानी में चलते कदमों की आवाज और कुछ खड़खड़ाहट सुनाई दी। इसका मतलब था कि अंदर कोई जरूर था, लेकिन अगर वो सच में इंसान था तो जवाब क्यों नहीं दे रहा था। तभी अंधेरे से एक सड़ा हुआ पैर बाहर निकला। उसे देखते ही मेरा दिल बैठ गया। वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी औरत थी, और ऐसा लग रहा था जैसे उसे ताज़ा मांस की गंध मिल चुकी हो। जैसे ही उसका चेहरा कोने से बाहर आया, मुझे तुरंत समझ आ गया कि हालात बहुत खराब है, लेकिन मैं कुछ सोच पाता उससे पहले ही वो मुझ पर झपट पड़ी। अंधेरा उसके लिए कोई समस्या नहीं था, लेकिन उसी अंधेरे की वजह से मैं समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। वो सीधा मेरे ऊपर आ गिरी। उसके टेढ़े मेढ़े और टूटे हुए दांत मेरे चेहरे के बिल्कुल पास चटक रहे थे। उस पल मुझे लगा कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो यही खत्म हो जाऊंगा। इसलिए मैंने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा कि मैं यहां मरने वाला नहीं हूं, और अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसे पैर से दूर धक्का दे दिया। लेकिन इससे वो रुकी नहीं। जैसे ही वो लड़खड़ाकर वापस खड़ी हुई, वो फिर से मेरी तरफ दौड़ पड़ी। इस बार मैं तैयार था। मैंने हथौड़े को कसकर पकड़ा और उसके करीब आते ही पूरी ताकत से उसके सिर पर वार कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ एक जोरदार चोट ही उसे हमेशा के लिए शांत करने के लिए काफी साबित हुई। ज़ॉम्बी वहीं ढेर हो गई। मैं इस बात से बेहद परेशान था कि अब इस दुनिया में ज़ॉम्बीज भी मौजूद थी, और सोच रहा था कि क्या ये सब उस रहस्यमय बाढ़ की वजह से हुई किसी म्यूटेशन का नतीजा है। तभी अचानक उस ज़ॉम्बी की लाश नीली रोशनी से चमकने लगी और मेरी आंखों के सामने हवा में एक सिस्टम विंडो प्रकट हो गई। उसमें लिखा था कि मुझे 5 में से एक स्पिरिचुअल सोर्स प्राप्त हुआ है। मैं पूरी तरह हैरान रह गया। ये आखिर था क्या? किसी गेम की तरह सिस्टम विंडो मेरे सामने कैसे आ सकती थी, और ये स्पिरिचुअल सोर्स किस काम की चीज थी? लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मैंने महसूस किया कि मेरे पूरे शरीर में एक नई शक्ति दौड़ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी ताकत कई गुना बढ़ गई हो। यहाँ तक कि हाथ में पकड़ा हुआ भारी हथौड़ा भी अचानक हल्का महसूस होने लगा, और तभी मुझे एहसास हुआ कि अभी मेरे शरीर से भी वही नीली रोशनी निकल रही थी जो कुछ पल पहले उस मरी हुई ज़ॉम्बी के शरीर से निकल रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस ज़ॉम्बी को मारने के बाद कुछ मेरे शरीर के अंदर समा गया हो। क्या उसे मारने के बदले मुझे उस रहस्यमय स्पिरिचुअल सोर्स की एक यूनिट मिली थी? ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि उसका असर मेरे शरीर पर साफ दिखाई दे रहा था। लड़ाई के दौरान जो चोट मुझे लगी थी, उसका दर्द पूरी तरह गायब हो चुका था। इतना ही नहीं, मेरी सारी थकान भी जैसे हवा हो गई थी। मेरे अंदर अचानक नई ऊर्जा भर गई थी और मेरी ताकत भी पहले से ज्यादा महसूस हो रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल था कि उस ज़ॉम्बी की लाश का क्या किया जाए। उसे यूं ही छोड़ना ठीक नहीं था। कहीं रात में वो फिर से जिंदा हो गई तो मुसीबत खड़ी हो सकती थी। तभी मुझे एक आसान तरीका सूझा। मैंने तय किया कि उसे उसी रहस्यमय परछाई के हवाले कर दूंगा जो बाहर पानी में मंडरा रही थी। इसलिए मैंने ज़ॉम्बी को पैर से पकड़ा और घसीटते हुए बाहर ले गया। अब ये साफ था कि दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। वॉकिंग डेड जैसे जीव, रहस्यमय शक्तियां, स्पिरिचुअल सोर्स और न जाने कितनी अनजानी चीजें इस नई दुनिया का हिस्सा बन चुकी थीं। जो कुछ हो रहा था उसे सामान्य समझ से समझाना नामुमकिन था। यह कहना मुश्किल था कि उस औरत के शरीर में आया बदलाव अचानक हुआ था या ये सबके साथ होने वाला था। लेकिन अगर आसपास की बाकी लाशें भी उसी तरह बदल रही थी तो पूरा शहर बेहद खतरनाक बन चुका था। और अगर उन सब की लाशें ऐसे बदलने लगी तो यह जगह इसी नरक से कम नहीं थी। इसलिए मुझे जल्द से जल्द रेस्क्यूअर्स तक पहुंचना था। मैं छत पर गया और वहां आग जलाने के लिए काफी सारा कचरा इकट्ठा किया। फिर चारों तरफ नजर दौड़ाई। हालांकि मैं ये दृश्य पहले भी कई बार देख चुका था, लेकिन फिर भी मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। आखिर ये बाढ़ कितनी विशाल रही होगी कि इसके परिणाम इतने भयावह थे। मैंने सामने वाली 30 मंजिला बिल्डिंग की तरफ देखा और सोचा कि शायद वहां भी मेरी तरह कोई सर्वाइवर बचा हो। लेकिन इस बारे में ज्यादा सोचने का समय नहीं था, क्योंकि सच जल्द ही सामने आ जाता। मैंने जल्दी से सिग्नल फायर जलाई और उम्मीद के साथ उसे जलते हुए देखने लगा। लेकिन समय बीतता गया और आग धीरे धीरे बुझने लगी। फिर भी कुछ नहीं हुआ। अगर आसपास कोई सर्वाइवर होता तो इतनी ऊंची इमारत से उठता हुआ काला धुआं जरूर देख लेता। वो धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा था और आधा घंटा गुजरने के बाद भी कुछ नहीं बदला। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था जिसे केवल लहरों की आवाज तोड़ रही थी। निराश होकर मैं वापस नीचे लौटने लगा और रास्ते में अपने खाने के सामान का हिसाब लगाने लगा। मेरे पास मुश्किल से 4 दिन का राशन बचा था, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद मुझे रुकना पड़ा क्योंकि मेरे रास्ते में पानी भर चुका था। मुझे साफ याद था कि जब मैं पहली बार यहाँ आया था तब पानी अभी तीसरी मंजिल तक नहीं पहुंचा था, लेकिन अब पूरा हिस्सा डूब चुका था। इसका मतलब था कि पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था और अब
तीसरी मंजिल भी सुरक्षित नहीं रही थी। समय मेरे खिलाफ काम कर रहा था, इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपना बेड़ा तैयार करना था। मुझे नहीं पता था कि कल किस तरह की मुसीबत मेरा इंतजार कर रही होगी, इसलिए हर हाल में तैयार रहना जरूरी था। मैं तुरंत काम में लग गया और कुछ ही घंटों बाद संतोष की सांस ली। मैंने कई दरवाजों के फ्रेम, एक बेड फ्रेम और कुछ दराजों को जोड़कर एक मजबूत बेड़ा तैयार कर लिया था। ये लगभग 300 किलो वजन संभाल सकता था। सौभाग्य से स्टूडेंट लाइफ में मैं बोट रेस में हिस्सा ले चुका था, इसलिए नाव चलाने का अनुभव भी था। अब बस एक चप्पू चाहिए था, जिसके लिए मैंने एक अपार्टमेंट में मिला कपड़े टांगने वाला हैंगर चुन लिया। बेड़े के पास लौटने से पहले मैंने खिड़की से बाहर झांका और वही कुछ देर रुक गया। तभी मेरी नजर पानी में तैरती एक और ज़ॉम्बी पर पड़ी। वो लहरों के बीच बेजान सी झूल रही थी। मुझे अच्छी तरह याद था कि पहले वहां कोई ज़ॉम्बी नहीं थी। क्या साधारण लाशें इतनी जल्दी म्यूटेट हो रही थी? मैंने सोचा कि जब तक पानी और नहीं बढ़ता तब तक ऊंचाई का फायदा उठाकर उसे खत्म कर देना चाहिए। इसलिए मैंने हथौड़े को हैंगर से बांधा और दूसरी तरफ से ज़ॉम्बी को अपनी ओर खींचने लगा। जैसे ही वो करीब आई, वो अचानक जिंदा हो उठी और हैंगर को काटने की कोशिश करने लगी। मैंने इसकी उम्मीद की थी, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। ज़ॉम्बी के हिलते ही अचानक किसी चीज ने उसे नीचे पानी के अंदर खींच लिया। मैं समझ ही नहीं पाया कि आखिर हो क्या रहा है। वो बेचारा मृत जीव छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लंबी और काली परछाइयां उसे गहराई में घसीट ले गईं, इतनी गहराई में जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच सकती थी। कुछ ही सेकंड बाद वहां सिर्फ हवा के बुलबुले बचे थे। ज़ॉम्बी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। ये दृश्य देखकर मैं डर से कांप उठा। मैंने तुरंत खिड़की बंद कर दी और तेजी से सांस लेने लगा। अब साफ था कि इस अभिशप्त पानी में सिर्फ ज़ॉम्बीज ही नहीं थी, उनसे भी कहीं ज्यादा खतरनाक चीजें छिपी हुई थीं। तभी मुझे उस पहली औरत की लाश याद आई जिसके हाथों पर काटने के निशान थे। अब मेरे बेड़े की सुरक्षा पर भी प्रश्न खड़ा हो गया था। जिस बेड़े को बनाकर मैं यहाँ से भागने की उम्मीद कर रहा था, वही शायद मेरी मौत का कारण बन सकता था। अगर मैं उस पर बैठकर दूसरी बिल्डिंग तक जाने की कोशिश करता तो पानी के अंदर छिपे हुए आक्रामक जीव मुझे बीच रास्ते में ही डुबो सकते थे। लेकिन यहाँ रुकना भी संभव नहीं था। मेरे पास सिर्फ 4 दिन का खाना बचा था। पानी लगातार ऊपर आ रहा था और हर तरफ पड़ी लाशें किसी भी समय ज़ॉम्बीज में बदल सकती थी। मुझे एक पल की भी शांति नहीं मिल रही थी। तभी अचानक मेरे अपार्टमेंट के दरवाजे पर मरे हुए हाथों की थकथकाहट शुरू हो गई। मैं अभी अपने विचारों में खोया ही था कि मानो मेरी बदकिस्मती ने फिर दस्तक दे दी। कुछ देर शांत बैठने के बाद ज़ॉम्बी ने मेरे दरवाजे में रुचि खो दी और बगल वाले दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। जैसा कि उम्मीद थी, वो एक और ज़ॉम्बी थी और उसका चेहरा काफी हद तक उसी ज़ॉम्बी जैसा लग रहा था जिसे मैंने कुछ देर पहले पानी में देखा था। उसकी एक टांग लगभग चबाई जा चुकी थी। शायद पानी के अंदर मौजूद जीवों ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया था, लेकिन इससे उसकी गति कितनी कम हुई थी ये कहना मुश्किल था। इसलिए मैंने तय किया कि इस बार इंतजार नहीं करूंगा। अगर मैंने हमला नहीं किया तो वो देर सबेर मेरे पास आ ही जाती और अभी मेरे पास उसे चौंकाने का सबसे अच्छा मौका था। ज़ॉम्बी बस एक आखिरी डरावनी दहाड़ निकाल पाए। उसके बाद मेरे हथौड़े का सटीक वार उसके सिर पर पड़ा और वो तुरंत ढेर हो गई। एक वार, एक ज़ॉम्बी खत्म। ये सौदा काफी अच्छा लग रहा था और जैसा मैंने सोचा था, मेरा अनुमान बिल्कुल सही निकला। जैसे ही मैंने ज़ॉम्बी को खत्म किया, मेरे सामने फिर से एक सिस्टम विंडो प्रकट हो गई। इस बार स्पिरिचुअल सोर्स की प्रगति बढ़कर 5 में से 2 हो चुकी थी। बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। मैं एक बार फिर पहले से ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा था। इसका मतलब साफ था कि अगर मैं इन म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज को मारता रहा और स्पिरिचुअल सोर्स हासिल करता रहा तो मेरी ताकत लगातार बढ़ती जाएगी और शायद एक दिन मैं सिर्फ साधारण ज़ॉम्बीज ही नहीं बल्कि उन रहस्यमय पानी के राक्षसों का भी सामना कर सकूंगा और आखिरकार इस डूबी हुई दुनिया से बाहर निकलने में सफल हो जाऊंगा। लेकिन अभी भी मेरे मन में एक सवाल था, आखिर ये स्पिरिचुअल सोर्स वास्तव में था क्या? मैंने अब तक 2 हासिल कर लिए थे, लेकिन जब 5 पूरे हो जाएंगे तब क्या होगा? तभी मेरे पीछे कांच टूटने की तेज आवाज गूंजी। लगता था दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ रही थी और मुझे जल्द ही अपने सवाल का जवाब मिलने वाला था। एक ज़ॉम्बी मेरे बेडरूम की खिड़की तोड़कर अंदर घुस आया था। उसकी पूरी देह पर काटने और घावों के निशान थे, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। अंतहीन भूख से पागल वो सीधे मेरी ओर बढ़ रहा था। ये ज़ॉम्बी पहले वालों से अलग था। वो इतना ताकतवर था कि एल्यूमिनियम फ्रेम वाली खिड़की तक तोड़ सकता था, लेकिन मेरे लिए इससे फर्क नहीं पड़ता था। अगर मुझे जिंदा रहना था तो उसे मारना ही पड़ता। और इसी के साथ लड़ाई शुरू हो गई। ज़ॉम्बी बनाम इंसान, हथौड़ा बनाम हड्डियां, कौन जीतने वाला था? लेकिन मेरा पहला हमला अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि ज़ॉम्बी ने बड़ी आसानी से मेरे हथौड़े को बीच में ही पकड़ लिया। जैसा मैंने सोचा था, ये ज़ॉम्बी पहले वालों से कहीं ज्यादा ताकतवर
और फुर्तीला था, इतना कि उसने मेरे हमले को हाथ से रोक दिया, जैसे उसे लड़ने का अनुभव हो। अगर मुझे दूसरा स्पिरिचुअल सोर्स न मिला होता और मेरी ताकत ना बढ़ी होती तो शायद उसी पल मेरी हार तय हो जाती। फिर भी जब तक मैं उसके बराबर लड़ पा रहा था तब तक जीत की उम्मीद बाकी थी। लेकिन अगले ही पल मुझे एहसास हो गया कि ये इतना आसान नहीं होगा। मैंने उसकी टांग पर जोरदार किक मारी। मुझे लगा इससे कम वो पीछे हट जाएगा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ज़ॉम्बी ने मेरी टांग की तरफ ऐसे देखा जैसे पूछ रहा हो कि बस इतना ही। तभी मुझे अपनी गलती समझ आई। ज़ॉम्बीज़ दर्द महसूस नहीं करते, इसलिए ऐसे हमले उनके लिए बेकार थे। दुर्भाग्य से मैं इंसान था और दर्द को अच्छी तरह महसूस कर सकता था। अगले ही क्षण ज़ॉम्बी ने एक जोरदार किक मारकर मुझे कमरे के पार उछाल दिया। मैं पूरी ताकत से अलमारी से टकराया और उसे तोड़ते हुए कपड़ों के ढेर में जा गिरा। मेरी सांसें उखड़ गईं और मैं खांसने लगा। उस एक वार ने मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। दर्द इतना भयानक था कि मुझे लगा मेरी कई पसलियां टूट चुकी हैं। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। मैं घायल था, कमजोर था और ज़ॉम्बी लगातार मेरी तरफ बढ़ रहा था। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद यही अंत है। क्या मैं सचमुच यहाँ मरने वाला हूँ? तभी ऐसा महसूस हुआ जैसे समय धीमा पड़ गया हो। मैं मरना नहीं चाहता था। बहुत मुश्किल से मुझे अच्छी नौकरी मिली थी। मेरी जिंदगी आखिरकार बेहतर होने लगी थी और इस महाविनाश से बचने वाले गिने चुने लोगों में मैं भी था। ऐसे में बिना किसी मतलब के मर जाना बेहद दुखद होता। उसी क्षण मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे जिंदा रहना ही होगा। भले ही ज़ॉम्बी मुझसे ज्यादा ताकतवर था, लेकिन मेरे पास एक चीज थी जो उसके पास नहीं थी, मेरा दिमाग, और मैंने उसका इस्तेमाल करने का फैसला किया। मैंने आसपास पड़े कपड़ों को पकड़ लिया और सही मौके का इंतजार करने लगा। करोड़ों साल की इंसानी एवोल्यूशन का नतीजा उसी एक पल में काम आने वाला था। जैसे ही ज़ॉम्बी कपड़ों पर चढ़ा मैंने अपना प्लान शुरू कर दिया। अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वो गिरने लगा। मेरे लिए यही मौका था। हथौड़ा लेकर उसकी तरफ झपटा। किक भले ही बेअसर रही हो, लेकिन हथौड़े का वार शायद ही कभी धोखा देता था। एक ही जोरदार चोट ने ज़ॉम्बी को जमीन पर गिरा दिया और इस बार वह सचमुच मर चुका था। लड़ाई खत्म होते ही मैंने राहत की लंबी सांस ली। मैं बच गया था और इस समय इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं था। ज़ॉम्बी को मारने पर मुझे एक और स्पिरिचुअल सोर्स मिला। अब मुझे सिर्फ 2 और हासिल करने थे। तभी मैंने एक और बात नोटिस की। स्पिरिचुअल सोर्स में हीलिंग पावर भी थी, क्योंकि लड़ाई के दौरान लगी मेरी सारी चोटें और घाव गायब हो चुके थे। ये मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं था, वरना शायद मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाता। लेकिन मेरी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक मेरे पीछे फिर आवाज आई। ज़ॉम्बीज़ एक बार फिर आ चुके थे और इस बार उनकी संख्या 2 थी। भयानक गर्जना करते हुए वे मेरी ओर दौड़े, लेकिन अब मैं पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर था। मैंने पहले ज़ॉम्बी को एक ही वार में आसानी से खत्म कर दिया। हालांकि दूसरा ज़ॉम्बी मौका देखकर मेरे बिल्कुल करीब पहुंच गया और उसने मेरी बाह को कसकर पकड़ लिया। लेकिन मेरी हालत चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो, लेकिन इस बार भी मेरे हथौड़े ने अपना काम बखूबी किया। उसने बेरहमी से ज़ॉम्बी के सिर पर वार किया और आखिरकार वह जोरदार आवाज के साथ फर्श पर गिरकर हमेशा के लिए शांत हो गया। कुछ पल के लिए वहां लंबे समय से इंतजार किया गया। सन्नाटा छा गया, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं टिका, क्योंकि अगले ही पल मेरे सामने लगातार सिस्टम नोटिफिकेशंस आने लगे। उनमें लिखा था कि मैंने सफलतापूर्वक 5 स्पिरिचुअल सोर्सेस इकट्ठे कर लिए हैं और अब मेरा लेवल अप हो गया है। मुझे लेवल 1 फिजिक प्राप्त हुआ था और अगले लेवल तक पहुंचने के लिए अब 10 स्पिरिचुअल सोर्सेस की जरूरत थी। लेवल अप होते ही मैंने अपने शरीर में एक नया बदलाव महसूस किया। मैं पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और शक्तिशाली महसूस कर रहा था। लेकिन फायदे यही खत्म नहीं हुए। मेरे सामने एक और सिस्टम विंडो खुली जिसमें 2 एनहांसमेंट ऑप्शंस दिखाई दिए, स्टमक और लंग्स। अपोकलिप्स जैसी दुनिया में दोनों ही बेहद उपयोगी थे, इसीलिए मैंने कुछ देर सोचकर फैसला किया। चारों तरफ पानी ही पानी था और किसी भी समय पानी में गिरने का खतरा बना हुआ था, इसीलिए फेफड़ों की क्षमता बढ़ाना ज्यादा समझदारी थी। मैंने बिना हिचकिचाए लंग्स एनहांसमेंट चुन लिया। फैसला लेते ही सिस्टम ने प्रक्रिया शुरू कर दी। मेरा पूरा शरीर चमकने लगा और अगले ही पल तेज दर्द ने मुझे घेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अजीब ऊर्जा मेरे फेफड़ों के अंदर बह रही हो और उन्हें फैलाकर पहले से ज्यादा मजबूत बना रही हो। यह प्रक्रिया बेहद दर्दनाक थी, लेकिन मेरे हिसाब से ये दर्द पूरी तरह इसके लायक था। कुछ देर बाद जब सब खत्म हुआ तो मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और तुरंत महसूस कर लिया कि मेरे फेफड़े सचमुच पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं। ऐसा लग रहा था
कि अब मैं कम से कम 3 मिनट तक सांस रोक सकता हूँ। इस बदलाव ने मेरे अंदर नई उम्मीद जगा दी। अब जबकि मैं इवॉल्व हो सकता था, इस क्रूर और निर्दयी दुनिया में जिंदा रहना उतना असंभव नहीं लग रहा था। मेरे अनुमान के अनुसार अगर मैं 10 और स्पिरिचुअल सोर्सेज हासिल कर लूं तो मुझे फिर एक नया एनहांसमेंट मिलेगा और उसके बाद यहाँ से बच निकलने की संभावनाएं और भी बढ़ जाएगी। लेकिन अभी इन बातों के बारे में ज्यादा सोचने का समय नहीं था। सबसे पहले मुझे रहने के लिए नई जगह ढूंढनी थी, क्योंकि ये कमरा अब सुरक्षित नहीं रहा था। इसीलिए मैंने फैसला किया कि आज रात मैं पड़ोस वाले अपार्टमेंट में सोऊंगा। दिन भर की भागदौड़ और लड़ाइयों के बाद मैंने एक पक्का फैसला कर लिया था, जैसे ही मुझे अगला एनहांसमेंट मिलेगा मैं हर हाल में इस जगह से निकल जाऊंगा। तभी अचानक मुझे एक जोरदार छींटे की आवाज सुनाई दी और अगले ही पल ऐसा लगा जैसे मैं पानी में गिर गया हूं। मैं तेजी से डूब रहा था और उसी दौरान किसी रहस्यमयी आवाज ने मुझे कहा कि मजबूत बनो। वह आवाज सुनते ही मैं चौंक गया और सोचने लगा कि आखिर हो क्या रहा है, मैं पानी में क्यों डूब रहा हूं। लेकिन जैसे जैसे मैं और नीचे जाता गया मेरे नीचे अचानक एक विशाल हाथ प्रकट हो गया। मैं उस हाथ पर आकर खड़ा हो गया और सामने देखा तो एक विशाल चौड़ा पहने आकृति मेरे सामने खड़ी थी। वह रहस्यमयी व्यक्ति लगातार मुझे मजबूत बनने के लिए कह रहा था। मैंने उससे पूछा कि वह कौन है, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा कि वह बहुत समय से उसी जगह मेरा इंतजार कर रहा था। उसके जवाब से मुझे लगभग कुछ भी समझ नहीं आया। मैं उससे और सवाल पूछना चाहता था, लेकिन तभी अचानक मेरी आंखें खुल गईं और मुझे एहसास हुआ कि यह सब एक सपना था। मैं पूरी तरह उलझन में था कि आखिर यह अजीब सपना क्या था, लेकिन जल्द ही मुझे समझ आ गया कि मेरे पास उससे भी बड़ी समस्याएं थीं, क्योंकि मेरे ऊपर एक विशाल छाया मंडरा रही थी और इसका सिर्फ एक ही मतलब था, मेरे पीछे कोई मौजूद था। मैं तुरंत पलटा और जो दृश्य मैंने देखा उसने मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ा दी। खिड़की के बाहर एक विशाल मेंढक जैसा राक्षस खड़ा था। उसकी लाल खून जैसी आंखें सीधे मुझे घूर रही थी। उसकी लंबी जीभ और विशाल शरीर उसे किसी दानव से कम नहीं दिखा रहे थे। सुबह उठते ही ऐसी चीज को अपने सामने देखना किसी भी इंसान के लिए डरावना सपना होता, लेकिन मेरे पास डरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह पहली बार था जब मैंने इतना बड़ा मॉन्स्टर देखा था और मुझे पूरा यकीन हो गया कि यही वह जीव था जिसने पहले उन लाशों को कुतर कर खाया था। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि अगर मुझे यहाँ से निकलना है तो किसी न किसी दिन इस राक्षस को मारना ही होगा। वह जान चुका था कि मैं यहाँ मौजूद हूँ और अगर मैं बेड़े पर बैठकर दूसरी बिल्डिंग तक जाने की कोशिश करता तो वह निश्चित रूप से मुझ पर हमला करता। फिलहाल मुझे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने तय किया कि कुछ और स्पिरिचुअल सोर्सेज इकट्ठे करूंगा, खुद को और मजबूत बनाऊंगा और जब सही समय आएगा तब इस मॉन्स्टर को बाहर निकालकर खत्म कर दूंगा। लेकिन अपोकलिप्स की दुनिया में योजनाएं अक्सर ज्यादा देर तक नहीं टिकती। उस राक्षस को मेरे प्लान से कोई मतलब नहीं था। उसके अपने इरादे थे और उसका इरादा था खिड़की तोड़कर मुझे निगल जाना। खिड़की में पड़ती दरारों को देखकर मुझे तुरंत समझ आ गया कि यह ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। पहली कोशिश में वह उसे तोड़ नहीं पाया था, लेकिन यह भी साफ था कि वह हार मानने वाला नहीं था। वह लगातार खिड़की पर हमला करता रहा जबकि मैं उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक समय ऐसा आया जब वह अचानक वापस पानी में कूद गया। उसे जाते देखकर मुझे एक पल के लिए उम्मीद हुई कि शायद खतरा टल गया है, लेकिन मैं गलत था, क्योंकि अगले ही क्षण अगले ही पल वह विशाल मेंढक राक्षस फिर से दिखाई दिया और इस बार उसने आखिरकार खिड़की तोड़कर अंदर घुसने में सफलता हासिल कर ली। अब मैं उस डरावने मॉन्स्टर के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसे देखते ही मुझे समझ आ गया कि उसकी ताकत मुझसे कई गुना ज्यादा थी और उसे हराना बिल्कुल आसान नहीं होने वाला था। लेकिन मेरे पास कोशिश करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए मैंने हथौड़ा उठाया और उसकी तरफ हमला करने दौड़ा। दूसरी तरफ वह मॉन्स्टर भी चुपचाप खड़ा रहने वाला नहीं था। उसने अपनी लंबी और खतरनाक जीभ से मुझ पर हमला कर दिया और इस बार मेरी किस्मत साथ नहीं दे पाई। उसकी जीभ मेरे हथौड़े से कहीं ज्यादा तेज निकली और अगले ही पल मैं उड़कर दरवाजे से जा टकराया। उसी समय मुझे एहसास हो गया कि मैं अभी उस राक्षस का मुकाबला करने लायक नहीं था। आखिर सिर्फ एक हथौड़ा लेकर कोई इंसान ऐसे मॉन्स्टर से कैसे लड़ सकता था? मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन हार मानने का इरादा भी नहीं था। अपोकलिप्स में जिंदा रहने का एक नियम था, जो भी चीज हाथ में हो उसका इस्तेमाल करो। इसलिए बिना समय गंवाए मैंने पास पड़ा एक बिस्तर उठाया और पूरी ताकत से मॉन्स्टर की तरफ फेंक दिया। जैसा कि उम्मीद थी, उस बिस्तर से उसे जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मेरा मकसद उसे चोट पहुंचाना नहीं था। मैं सिर्फ
उसका ध्यान भटकाना चाहता था ताकि मुझे भागने का मौका मिल सके। मेरे दिमाग में सबसे पहला विचार आया कि बाथरूम में छिप जाऊं। मुझे उम्मीद थी कि तंग जगह की वजह से वह विशाल मॉन्स्टर मेरे पास नहीं पहुंच पाएगा। इस बीच वह पूरे अपार्टमेंट में मुझे ढूंढता हुआ घूम रहा था और मैं सांस रोके चुपचाप अपनी जगह पर बैठा था। उम्मीद कर रहा था कि वह मुझे ढूंढ ना पाए और वापस चला जाए, लेकिन ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ। अगले ही पल मेरे सामने उसका विशाल मुंह दिखाई दिया। उसका शरीर अंदर नहीं आ सकता था, लेकिन उसकी लंबी जीभ आसानी से मुझ तक पहुंच सकती थी। हालांकि इस बार गलती उसी मॉन्स्टर से हो गई। संकरे दरवाजे में घुसने की कोशिश करते हुए वह खुद फंस गया और पूरी तरह असहाय हो गया। यही मेरा मौका था। मैं गुस्से में चिल्लाया और पूरी ताकत के साथ कसाई वाला चाकू उसकी तरफ घोंप दिया। इस पूरे दृश्य की सबसे मजेदार बात यह थी कि असल में मैं खुद किसी और के अपार्टमेंट में रह रहा था, लेकिन फिर भी उसे घुसपैठिया कहकर हमला कर रहा था। खैर, उस समय ऐसी बातों पर ध्यान देने का वक्त नहीं था। मेरा वार सीधे उसकी आंख में लगा और चाकू बिना किसी रुकावट के अंदर धंस गया। अगले ही पल हरे रंग का खून फव्वारे की तरफ बाहर निकलने लगा और मॉन्स्टर ने दिल दहला देने वाली चीख मारी। उसकी आंख का रंग बदल गया और मुझे लगा कि शायद वह मर चुका है। लेकिन मैंने जिंदगी में काफी मूवीज देखी थी जहां हीरोज लापरवाही की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसलिए मैंने पूरी तरह सुनिश्चित करने का फैसला किया कि वह सचमुच मर चुका है। एक बार फिर मैं मौत के बेहद करीब पहुंच गया था, लेकिन इस बार किस्मत ने मेरा साथ दिया और सब कुछ सही हो गया। इतना ही नहीं, उस मॉन्स्टर फ्रॉग को मारने के इनाम में मुझे पूरे 8 स्पिरिचुअल सोर्सेज मिले, जो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। जैसे ही वे स्पिरिचुअल सोर्सेज मेरे शरीर में समाये, मैंने अपने अंदर ताकत का जबरदस्त विस्फोट महसूस किया। मेरी शक्ति पहले से कई गुना बढ़ गई थी और अब अगर मुझे ऐसे किसी मॉन्स्टर से दोबारा लड़ना पड़े तो लड़ाई काफी आसान होती। तभी मेरी नजर उस मेढक मॉन्स्टर की आंख पर पड़ी। वहां से एक चमकता हुआ नीला गोला बाहर निकल रहा था। वो आंख से निकलते ही सीधा मेरी तरफ उड़ने लगा। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो गोला मेरे सिर के अंदर समा गया। ये देखकर मैं पूरी तरह हैरान रह गया। पहली नजर में वो स्पिरिचुअल सोर्स जैसा लग रहा था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि वो कुछ अलग था। तभी मेरे सामने फिर एक सिस्टम विंडो खुल गई और सारी बातें साफ हो गई। वो एक इनकम्प्लीट पीकिंग रूम था जो मुझे स्पिरिट बीस्ट्स को देखने और उनके बारे में बुनियादी जानकारी प्राप्त करने की क्षमता देता था। सिस्टम में यह भी लिखा था कि भविष्य में यह रून इवॉल्व होकर थर्ड आई बन सकेगा, जिसके पास अज्ञात शक्तियां होंगी। ये जानकारी पढ़ने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया कि इतना बड़ा जोखिम उठाना सही फैसला था, क्योंकि मुझे सिर्फ स्पिरिचुअल सोर्सेज ही नहीं मिले थे, बल्कि एक नई क्षमता भी मिल गई थी। सिस्टम के अनुसार इस रून की मदद से मैं स्पिरिट बीस्ट्स की जानकारी प्राप्त कर सकता था। और सबसे पहली चीज जो मैं करना चाहता था, मैंने सबसे पहले उस मरे हुए मेंढक पर अपनी नई पीकिंग रून आजमाने का फैसला किया। जैसे ही मैंने रून को सक्रिय किया, उसके सिर के ऊपर चमकता हुआ निशान दिखाई देने लगा। रून सचमुच काम कर रही थी और मुझे पता चला कि मेरे सामने पड़ी लाश एक साइक्लोप्स फ्रॉग की थी। यह लेवल 1 स्पिरिट बीस्ट्स के एलीट वर्ग का हिस्सा था और आमतौर पर कमजोर कॉप्स बीस्ट्स को खाकर जीवित रहता था। इन मेंढकों का स्वभाव बेहद हिंसक होता था। एक बार शिकार पर नजर पड़ जाए तो वे कभी पीछे नहीं हटते थे, यहां तक कि भविष्य में उनके साइक्लोप्स फ्रॉग किंग बनने की भी संभावना थी। ये जानकर मैं हैरान रह गया कि इतना खतरनाक मॉन्स्टर वास्तव में एक एलीट स्पिरिट बीस्ट था। लेकिन अभी भी कई सवालों के जवाब नहीं मिले थे। आखिर इन मॉन्स्टर्स की ताकत कैसे बढ़ती थी? अचानक आई बाढ़, अनडेड मॉन्स्टर्स, स्पिरिचुअल सोर्सेस और स्पिरिट बीस्ट्स। दुनिया में इतने कम समय में अविश्वसनीय बदलाव आ चुके थे कि पुरानी कॉमन सेंस अब किसी काम की नहीं रह गई थी। लेकिन एक चीज नहीं बदली थी, मेरी जिंदगी अब भी सिर्फ एक ही थी। फर्क बस इतना था कि अब मरने के खतरे पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुके थे। इसलिए मुझे हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना था और हर हाल में यहां से निकलकर बाहर की सच्चाई जाननी थी। बाढ़ का तीसरा दिन आ चुका था। इन 3 दिनों में दुनिया के सारे नियम बदल चुके थे। अब मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य स्पिरिचुअल सोर्सेज हासिल करना था, क्योंकि इस अपोकैलिप्स में केवल वही इंसान जिंदा रह सकता था जो लगातार मजबूत होता जाए। पिछली रात कई ज़ॉम्बीज उस मरे हुए साइक्लोप्स फ्रॉग की लाश पर टूट पड़े और उसे खाने लगे। अब मैं अपनी रून का इस्तेमाल करना सीख चुका था, इसलिए मैंने उसे सक्रिय करके उन ज़ॉम्बीज की जानकारी देखी। दुर्भाग्य से वे सभी लो रैंक ज़ॉम्बीज निकले। हालांकि रून से मुझे यह भी पता चला कि अगर वे अपने ही जैसे दूसरे ज़ॉम्बीज को खाएं तो उनके इवॉल्व होने की संभावना होती है। फिर भी मेरे लिए वे उपयोगी थे, क्योंकि अगले अपग्रेड के लिए मुझे सिर्फ 2 स्पिरिचुअल सोर्सेज और चाहिए थे। अब मेरी ताकत और फुर्ती पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए उन ज़ॉम्बीज को खत्म करना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। कुछ ही पलों में मैंने सभी को मार गिराया और जरूरी स्पिरिचुअल सोर्सेज हासिल कर लिए। बिना समय बर्बाद किए मैंने तुरंत अपग्रेड शुरू कर दिया। प्रक्रिया पूरी होते ही सिस्टम ने बताया
कि मैं अब लेवल 2 फिजिक पर पहुंच चुका हूं और अगले अपग्रेड के लिए अब 20 स्पिरिचुअल सोर्सेस चाहिए होंगे। इस बार सिस्टम ने मुझे 3 एनहांसमेंट ऑप्शंस दिए, स्टोमक, लंग्स और मसल्स। मैं पहले ही 4 मिनट तक सांस रोक सकता था, इसलिए फेफड़ों को और मजबूत करने का कोई खास फायदा नहीं था। असली खतरा पानी के अंदर छिपे मॉन्स्टर्स थे, इसलिए मैं मसल्स एनहांसमेंट चुन लिया। मांसपेशियां मजबूत होने का मतलब था ज्यादा ताकत, बेहतर नियंत्रण और अधिक सहन शक्ति, इसलिए मुझे अपने फैसले पर कोई शक नहीं था। अगले ही पल मेरे पूरे शरीर में एक अजीब शक्ति दौड़ गई। स्पिरिचुअल सोर्सेज मिलने पर जो ताकत महसूस होती थी उसके मुकाबले यह कहीं ज्यादा जबरदस्त थी। अब मैं अपने शरीर की हर मांसपेशी को साफ महसूस कर सकता था और उन पर पूरा नियंत्रण था। मेरी शक्ति कई गुना बढ़ चुकी थी। बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, यही सोचकर मैंने हथौड़ा उठाया और ज़ॉम्बीज़ का शिकार करने निकल पड़ा। मैं अपनी नई ताकत को परखना चाहता था और सौभाग्य से मुझे ज्यादा देर तक किसी टारगेट की तलाश नहीं करनी पड़ी, बल्कि कहे कि मुझे एक चलता फिरता पंचिंग बैग मिल गया। जैसा कि उम्मीद थी, एक ही मौके में ज़ॉम्बी खत्म हो गया। हालांकि अपनी नई ताकत का अंदाजा ना होने की वजह से मैं खुद लगभग संतुलन खो बैठा, लेकिन इससे मुझे यकीन हो गया कि यही शक्ति मुझे चाहिए थी। कुछ ही सेकंड में मैंने बाकी वॉकिंग डेड को भी खत्म कर दिया और अपनी नई ताकत का अभ्यास कर लिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन्हें मारने के बाद भी मुझे एक भी स्पिरिचुअल सोर्स नहीं मिला। हालांकि इससे मैं ज्यादा निराश नहीं हुआ। मुझे समझ आ गया था कि अब इन कमजोर ज़ॉम्बीज का लेवल इतना कम था कि उनसे मुझे कोई फायदा नहीं मिलने वाला था। अगर मुझे आगे बढ़ना था तो ज्यादा ताकतवर दुश्मन ढूंढने पड़ते और उसके लिए अब छिपकर बैठना बंद करना जरूरी था। आज ही वो दिन था जब मुझे अपना बेड़ा पूरा करके इस जगह से निकलना था। जरूरी सामान और इक्विपमेंट इकट्ठा करने के बाद मैं अपनी पहली यात्रा पर निकल पड़ा। भले ही मेरा लक्ष्य सिर्फ सामने वाली बिल्डिंग था, लेकिन खोज और नई जानकारी के लिहाज से यह बेहद महत्वपूर्ण कदम था। इंसान के लिए छोटा कदम, लेकिन मेरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा। हालांकि कुछ दर्जन मीटर का यह सफर भी मजाक नहीं था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि पानी के नीचे क्या छिपा है और कब कौन सा मॉन्स्टर सामने आ जाए। लेकिन मेरे पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था, क्योंकि अगर मैं वहीं रुका रहता तो देर सवेर भूख से मर जाता। आखिरकार दूसरी बिल्डिंग तक पहुंचने के बाद मैंने सबसे पहले उसकी खिड़की तोड़ी, क्योंकि उसी रास्ते से अंदर घुसने का इरादा था। मेरे सामने अब पूरी तरह अनजान दुनिया थी, जहां हर कोने में खतरा छिपा हो सकता था। कमरे के अंदर किसी जीवित इंसान का कोई निशान नहीं मिला। तब मैं सावधानी से अंदर चढ़ गया। वहां भी फर्नीचर पर वैसी ही मोटी धूल जमी थी जैसी पहले वाली बिल्डिंग में थी। अगले कमरे में भी हालात लगभग वही थे। साफ था कि लोग बहुत पहले यहां से जा चुके थे। दुर्भाग्य से वहां मौजूद सारा खाना भी खराब हो चुका था। फिर भी मुझे उम्मीद थी कि शायद कुछ लोग छत तक पहुंचकर बच गए हों। तभी मेरी नाक में सड़े हुए खून की तेज गंध आई, जो पास वाले कमरे से आ रही थी। मैं सावधानी से वहां पहुंचा, दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य सुखद नहीं था। खून के तालाब में कई ज़ॉम्बीज की लाशें पड़ी थीं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्हें किसी ने मारा था। सवाल था कि कौन। मॉन्स्टर्स के एक दूसरे को मारने की संभावना कम थी, इसलिए मेरे अंदर उम्मीद जगी कि शायद इस बिल्डिंग में मेरी तरह कोई और सर्वाइवर भी मौजूद हो। ये पता लगाने के लिए मैंने तुरंत अपनी पीकिंग रून्स सक्रिय कर दी। बिल्डिंग की तलाशी के दौरान मुझे और भी कई मरे हुए ज़ॉम्बीज मिले। उनकी संख्या देखकर मुझे लगा कि उन्हें मारने वाला कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि मेरी तरह स्पिरिचुअल सोर्स कैरियर रहा होगा। हालांकि ये अभी भी साफ नहीं था कि वो यहाँ मौजूद है या नहीं। तभी मुझे एक बंद अपार्टमेंट मिला। मैंने दरवाजा खटखटाकर पूछा कि क्या अंदर कोई है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी मेरी नजर जमीन पर पड़ी एक चाबी पर गई। मैंने दरवाजा खोला और अंदर गया। वहां फर्श पर एक मरा हुआ आदमी पड़ा था, जिसके हाथ में बेसबॉल बैट थी। शायद उसी बैट की मदद से उसने इतने सारे ज़ॉम्बीज को खत्म किया था। पीकिंग रूम ने उसे वॉकिंग डेड नहीं बताया, जिसका मतलब था कि वो सचमुच एक सर्वाइवर था। उसकी शर्ट पर पड़े विशाल पंजों के निशान देखकर साफ समझ आ गया कि वो भी किसी विशाल मॉन्स्टर, शायद उस साइक्लप्स फ्रॉग जैसे जीव के हाथों मारा गया था। और अगर मैं थोड़ा पहले पहुंच जाता तो शायद उसे बचाया जा सकता था। लेकिन अब अतीत बदलना संभव नहीं था, इसलिए मैंने उसका हथियार अपने पास रखने का फैसला किया और आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक मेरी रूम में किसी जीवित प्राणी की मौजूदगी महसूस की और चमकने लगी। अगले ही पल मुझे अलमारी के अंदर से हल्की सी आवाज सुनाई दी। मैं धीरे धीरे वहां पहुंचा और सावधानी से उसका दरवाजा खोलने लगा। पता नहीं अंदर क्या छिपा हो सकता था, इसलिए पूरी सतर्कता जरूरी थी। मैंने गहरी सांस ली, हथियार तैयार किया और एक झटके में दरवाजा खोल दिया। लेकिन अंदर जो देखा उसे देखकर मेरी आंखें हैरानी से फैल गईं। अलमारी के अंदर एक छोटी सी लड़की बैठी थी, जो बिना कुछ कहे बस मुझे खाली नजरों से देख रही थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि अगर आप मेरी जगह होते तो उस रहस्यमयी लड़की को देखकर क्या करते। और ऐसी ही शानदार मैनवा रिकैप कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।